जीवन अनुभव दर्शन के साथ जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद लिखना और वाद लिखने के बाद शास्त्र लिखना, शास्त्र लिखने के बाद योजनाओं को लिखना, ये कार्य संपादन मैंने किया है। तो किस अर्थ में कर दिया भाई? मनुष्य जो व्यवहार और प्रमाण से लेकर अनुभव तक मनुष्य है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है। तो मैंने व्यवहार प्रमाण से लेकर, कर्म प्रमाण से लेकर, है ना, विचार और विचार में समाधान प्रमाण से लेकर और अनुभव प्रमाण तक आदमी पूरा लंबाई चौड़ाई है। इसीलिए अनुभव दर्शन भी लिखा है ना, व्यवहार दर्शन भी लिखा, अभ्यास दर्शन भी लिखा और कर्म दर्शन भी लिखा। इसीलिए लिखा कुल मिलाकर के संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता के साथ नियंत्रित रहता हुआ, संवेदनाएं नियंत्रित रहता हुआ, देखने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से, समझने के बाद प्रमाणित होने की दृष्टि से इसको ऐसा लिखा। इस ढंग से पूरा दर्शन, विचार, शास्त्र और योजना निष्पन्न हुई। ये पूरा सहअस्तित्व पर निर्भर है। इस सहअस्तित्व में ही हम सभी प्रमाणों को सभी अवस्था में प्रस्तुत कर पाते हैं। अनुभव को भी प्रमाणित कर पाते हैं और न्याय को भी प्रमाणित कर पाते हैं, समाधान को भी प्रमाणित कर पाते हैं। इस ढंग से इन तीनों चीज को प्रमाणित कर देना ही कुल मिलाकर के जागृत जीवन का रास्ता है। इन जागृत जीवन के रास्ता में संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं, व्यवस्था के अनुकूल हो जाते हैं, क्यों कोई उद्यमबाजी करते नहीं हैं, आराम से जी सकते हैं, सुख से जी सकते हैं, परस्परता में विश्वास निर्वाह हो सकता है। ये बात, इसीलिए ये शास्त्र लिखा, दर्शन लिखा, योजना है। तो दर्शन का मतलब तो आपको बत समझा दिया। दर्शन का मतलब भी है कि दृष्टा पद प्रतिष्ठा में जीवन है, संपूर्ण यावत वस्तु को स्वीकार लेना है यथावत। मैंने सत्ता में संपर्क प्रकृति को स्वीकारा, संपूर्ण क्रियाओं को स्वीकारा, विकास को स्वीकारा, विकास क्रम को स्वीकारा, जीवन को स्वीकारा और जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप में जागृति को स्वीकारा, जागृति को प्रमाणित करने की विधि को प्राप्त कर लिया। यही कुल मिलाकर के शास्त्रों में विधि को मैंने निश्चयन किया गया है। किस विधि से हम जागृति को प्रमाणित करते हैं। यदि जागृत हो जाते हैं, हम जागृति को कैसा व्यवहार में प्रमाणित करते थे, व्यवस्था में कैसा प्रमाणित करते हैं, उत्पादन में कैसा प्रमाणित करते हैं, इसको स्पष्ट रूप में पहचानने के लिए अध्ययन कराया है, अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया है। समझना तो व्यक्ति से व्यक्ति ही समझेगा, वो केवल ये पठन के लिए पुस्तिका होता है, समझने के लिए आदमी होता है। पाठ से, पुस्तक से कोई चीज, सही चीज समझ में आएगा नहीं। कोई आदमी के सम्मुख ही, आदमी के सानिध्य में ही सही चीज सही ढंग से दूसरे आदमी को समझ में आता है। इस ढंग से अध्ययन को हम मनुष्य को हटा करके कोई अध्ययन नहीं करा सकते। सूचना दे सकते हैं, सूचना शब्द होते हैं, उससे उत्साह बढ़ सकता है, जिज्ञासा भी आ सकता है। किसी किसी को, बहुत कम लोगों को जिज्ञासा आएगी, किंतु सूचना सबको हो जाती है। इसको देखा गया है। तो इसको हमारे सारा कार्यक्रम के क्रम में इसको मूल्यांकित की गई है। इस ढंग से हम लिखने का जो जरूरत कैसा पड़ी है, जरूरत कैसे हुई, दर्शन जागृति को इंगित कराना बहुत जरूरी रहा। जागृत जीवन ही दर्शक होता है, जीवन का भी दर्शक, अस्तित्व का भी दर्शक ये बनता है। इसलिए दर्शन नाम दिया। दर्शन का मतलब है समझना, समझने की सारा प्रक्रिया मिलकर के दर्शन है। ठीक है। और उसको वाद में लाए तो जो तर्क संगत विधि से प्रस्तुत किया। तर्क संगत विधि से प्रस्तुत करने की बात विज्ञान युग से शुरू हुई। उसके पहले तर्क को एंटरटेन नहीं करते थे। तर्क जो है ना, उसको वितंडावाद कहते थे, नास्तिक कहते थे, इस प्रकार से कुछ कह लेते थे। किंतु विज्ञान युग के बाद तर्क को स्वीकारना, सुनना शुरुआत हुआ। शुरुआत होकर के वहां पहुंच गया, तर्क रह गया, वस्तु नहीं रह गया, वहां पहुंच गया। कैसे दुष्परिणाम है ये देख लीजिए। पहले तर्क को हम वो स्वागत ही नहीं किए।
और उसके बाद जो बड़े लोग कहे हैं तुम कुछ पूछने का अधिकारी नहीं, ईश्वर के बारे में तुम कुछ पूछने का अधिकारी नहीं, यहां से तो हम लाख किए थे सारा मार्ग को, किंतु विज्ञान आकर के उसको खोल दिया। मैंने तर्क संगत विधि से हम प्रस्तुत होते हैं, ये पहले घोषणा किया, ठीक है ना। विज्ञान सिस्टमेटिक स्टडी है, तर्क संगत है, दो बात इसमें है। तो इस विधि से जब प्रस्तुत हुआ, जनमानस को तर्क पसंद आई। तर्क करने की विधि में काफी लोग रंगे और काफी लोग तार्किक हुए भी, बहुत तर्क अभी भी प्रस्तुत करते ही, ठीक बात है। इस ढंग से तर्क संगत करना भी एक कार्य आवश्यक है, ऐसा मैं सोचा। किस मुद्दे पर? अभी तर्क भौतिकवाद के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रस्तुत किए थे, उसको तर्क संगत विधि से प्रस्तुत किए। संघर्ष उसका केंद्र बिंदु बनता है, स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबको मिटा सकते हैं, ये अनुमति उससे मिलता है। उस आधार पर हाँ यही मिलता है, यही अनुमति मिलता है, सबको मिटा दो, अपने को बनाए रखो, यही अनुमति मिलता है। तो उसमें कोई व्यतिरेक हो तो यहाँ बैठे हैं दिग्गज, आप लोग बताएंगे, मेरे समझ के अनुसार इतने ही है। तो वो मानव उपयोगी नहीं हुआ, मानव के लिए तर्क संगत भी नहीं हुआ, या वह व्यवहार संगत तो होना ही नहीं है। तर्क संगत है जब नहीं होता है तो व्यवहार संगत कब होने वाला है। इसीलिए वो धीरे धीरे सर्वाधिक लोगों के मन में अस्वीकृत भी हुआ है, ये भी बात हुआ है। करने जाते हैं, जीने जाते हैं, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप के साथ ही जीना है, ये बात को भी स्वीकारा है। कोई ना कोई हस्तक्षेप के साथ ही हम जिएंगे, ये भी बात स्वीकारा है आदमी भौतिक शास्त्र के अनुसार। उसमें संघर्षात्मक, इसको लिखा उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसके आधार पर हमने लिखा तो उसके समाधानात्मक भौतिकवाद। ये तो संघर्ष उनका शुरुआत थी, हमारे अनुसार शुरुआत होता है पूरकता, सह अस्तित्व पूरकता, ठीक है। पूरकता विधि से इसको समाधानात्मक भौतिकवाद को हम प्रस्तुत किया है। पूरकता विधि से विकास का क्रम, विकास दोनों मानव को अध्ययनगामी होता है, इसीलिए उसको लिखा। इस ढंग से समाधानात्मक भौतिकवाद का सार्थकता हमको समझ में आया। और उसके आगे व्यवहारात्मक जनवाद, तो अभी जो हमारे पास है, जो इसका माने प्रचलन में, वो है संघर्षात्मक जनवाद। वही संघर्ष करो, तुम जीते रहो, बाकी को मिटाते रहो, बात यहाँ बोलते हैं। हम कहते हैं सह अस्तित्व में सुख है, शांति है, संतोष है, समृद्धि है, और वर्तमान में विश्वास है। सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। इसको मानव परंपरा के रूप में हम अच्छी तरह से अपने को सज सकते हैं, धज सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। इसको व्यवहारात्मक जनवाद ने यह बताया। उसके बाद अनुभवात्मक अध्यात्मवाद लिखा। अध्यात्मवाद तर्कसंगत से लिखा। तर्क का जो क्या कर दिया हमने, विवेक और विज्ञान, विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक। विवेक का मतलब है हम लक्ष्य को पहचानने की कार्यक्रम, पहचानने की विधि, लक्ष्य की स्थिरता के बारे में पूर्ण विश्वास करने की विधि को तर्कसंगत विधि से जोड़ दिया। कौन तर्क का है वो? विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान विधि से जोड़ा है। उसके बाद उसको जोड़ने के पश्चात एक सुगमता बन गई, हम व्यवस्था के प्रति विश्वस्त होने के आधार बन गए। व्यवस्था के प्रति यदि विश्वास होता है, ऐसा तो आप हम सब व्यवस्था को वरते ही हैं, अव्यवस्था को बिल्कुल नहीं वरते हैं। परिस्थिति पा करके अव्यवस्था में हाथ बटा देते हैं, ठीक है। ये तो इसमें क्या हो गई, मनुष्य का दोहरा व्यक्तित्व के लिए आसार बन गए। उस परेशानी को मिटाने के लिए हमने लिखा है तो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। तो इसमें क्या होता है, दोहरा व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से स्वच्छ रूप में एक ही प्रकार से हमारा सोच समाधान से जुड़ी हुई, लक्ष्य से जुड़ी हुई। समाधान से जुड़ने पर व्यवहार में प्रमाणित हो जाते हैं, लक्ष्य से जुड़ने पर अनुभूत हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। लक्ष्य से जुड़कर हम तर्क को प्रयोजित कर देते हैं, अनुभूत हो जाते हैं। वही तर्क को
हम इधर समाधान से जोड़ते हैं, व्यवहार में प्रमाणित हो जाते हैं। इसीलिए अनुभवात्मक अध्यात्मवाद व्यवहारिक है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा हम शुरू किए। पहले जो थी वो रहस्यात्मक अध्यात्मवाद। अध्यात्म जो है ना व्यवहार में प्रमाणित नहीं होता है, यहाँ वहाँ छोड़े थे। हम उसको आगे बताया, अध्यात्म यदि कोई वस्तु है वो व्यवहार में ही प्रमाणित होगी। सबसे ज्यादा विश्वासदायक वस्तु व्यवहार में प्रमाणित होना ही है, ये इसको हम प्रतिपादित किया। ये शायद मानव कुल को मदद करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो अच्छा, उसके बाद क्या हो गए, ये तो हुआ वादों के बाद। उसके बाद शास्त्रों के पास गए। शास्त्रों के पास में गए तो और भी उसमें कई जटिलताएं उसमें सुलझ गई। जैसा अभी हमारे पास लाभोन्मादी अर्थशास्त्र हमारे प्रचलन में है, अभी शिक्षा संसार में प्रचलित है लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, ठीक है। उसका मूल सिद्धांत है तो आवश्यकताएं अनंत है और तो साधन सीमित है, इसीलिए संघर्ष करना जरूरी है, मतलब लूटपाट करना जरूरी है। ऐसा यहाँ से अर्थशास्त्र को शुरू करते हैं, ठीक है। हम कहाँ से शुरू करते हैं, समाधानात्मक भौतिकवाद। मैं आवर्तनशील अर्थशास्त्र के मतलब में ये बताई गई है, प्रतिपादन किया गया है। मनुष्य यदि जागृति के उपरांत उनकी मनुष्य की आवश्यकताएं निश्चित होते हैं, संयत होते हैं, निर्धारित होते हैं, सीमित होते हैं, संभावनाएं अधिक हो जाते हैं। माने हमारा आवश्यकता पूरा होने की संभावना बढ़ जाता है, हमारा आवश्यकता कम हो जाता है। हम समृद्धि का आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। ये आवर्तनशील अर्थशास्त्र में इस बात का प्रतिपादन है। उसके साथ और एक बहुत अच्छी बात कही गई है उसमें, तो श्रम का नियोजन, श्रम का मूल्यांकन की बात कही गई है। श्रम मूल्यों के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय पद्धति के लिए एक पद्धति को सूचना के रूप में, बोध के रूप में, अध्ययन के रूप में दिया है। वही अध्ययन गम्य हो जाता है, आदमी को स्वीकार हो जाता है, ये चोरी चमारी सब समाप्त हो गए, कुछ हो ही नहीं सकता। ये इसको यहाँ से रोका जा सकता है। जो अभी जो वर्तमान में जो व्यापार संसार में उत्पादन से व्यापार संसार तक जो अडल्ट्रेशन बनी हुई है ना, ये दूर हो सकता है। अच्छे स्वच्छंद विधि से हम वस्तुओं को निर्मित कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, हमारे आवश्यकता की वस्तुओं को सुलभ रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसके विधियां लिखी हुई है, तो विनिमय पद्धति भी उसी के साथ लिखी हुई है। उसके बाद आता है वो उसका व्यवहारवादी समाजशास्त्र। अभी हमारे पास जो समाजशास्त्र है वो भोगोन्मादी समाजशास्त्र है, भोगवादी समाजशास्त्र है। उसके स्थान पर हम व्यवहारवादी समाजशास्त्र लिखा। न्यायिक समाजशास्त्र का मतलब है न्याय को प्रमाणित करना। उसमें बहुत लंबी चौड़ी सिद्धांत कुछ भी नहीं है, तो संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति विधि से हम सामाजिक होते हैं। ये इसका प्रमाण में बहुत सारे मॉडल्स प्रस्तुत किए हैं। उसका अध्ययन से मनुष्य को काफी मदद होगी, आश्वस्त होगा, आगे की जो पीढ़ी में अभ्युदय हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना। तीसरे पक्ष ये रहा कि हमारा जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में इस बात को दर्शाने की कोशिश किया है, मानव जो है ना संज्ञानशीलता संवेदनशीलता इन दोनों के संयुक्त रूप में संचेतनवादी व्यक्ति होता है। संचेतना में क्या समाहित है? संवेदनाशीलता और संज्ञानशीलता, ये दोनों एकत्रित है। इसको संज्ञानशीलता में नियंत्रित संवेदनाओं को यदि हम प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हम व्यवहार कार्य करते हैं, कितने इसमें आयामों में करते हैं, कितने कोणों में करते हैं, उस बात को तर्कसंगत विधि से, बोधगम्य विधि से प्रस्तुत किया है। इस ढंग से दर्शन, विचार और शास्त्र को प्रस्तुत करने की कोशिश किया। उसी के आधार पर 3 योजनाओं को प्रस्तुत कर दिए। वो है जीवन विद्या योजना और
जो उसके बाद शिक्षा का मानवीकरण योजना और उसके पश्चात परिवार मूलक स्वराज्य योजना। इस ढंग से 3 योजनाएं आए हैं। इन योजना के बारे में बाद में अपन विचार करेंगे यदि आवश्यकता हो तो। यदि आप लोगों के हाथ में योजनाओं का स्वरूप प्रस्तुत है और इसके बावजूद भी आप लोगों को जिज्ञासा होगा तो उस पर विचार करेंगे। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।